गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपके पास किरण प्रकाशिकी का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसके अंदर हम लोग बेटा गोलीय अपवर्तन के सूत्र की उत्पत्ति करने वाले हैं। आपके पास गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन, ध्यान देना इसका जो रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके पास, क्योंकि इस रिजल्ट की सहायता से ही आगे जाके जो हम लोग लेंस मेकर सूत्र बनाएंगे उसको डायरेक्ट यूज करेंगे आपके पास। तो इसका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, और इसको ड्राइव करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चिन्ह परिपाटी समझाऊंगा, तो उसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें क्योंकि वो सब जगह काम में आने वाली है। तो ध्यान दे वाले यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में। जैसे कि मान लो बेटा आपके पास ये कोई उत्तल लेंस है, ठीक है। ये उत्तल लेंस का क्या कहलाएगा बेटा? मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगा बेटा? मुख्य अक्ष। इसका जो ये मध्य बिंदु होता है इसको बोलते हैं बेटा प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। आपके पास हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे एक वस्तु रखी ए और बी। अगर इस वस्तु के प्रतिबिंब का मुझे निर्माण करना है तो कम से कम कितनी किरणों की आवश्यकता पड़ेगी? 2 किरणों की। एक किरण जो है बेटा वो मुख्य अक्ष से क्या जा रही है? समांतर। और ये जो उत्तल लेंस होता है वो प्रकृति में कैसा होता है? अभिसारी, इसलिए ये किरणों को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। तो ये लो, इसने किरणों को क्या कर दिया? इकट्ठा, मोड़ दिया। तो ये जो है कहां से गुजरेगा बेटा? फोकस से। एक किरण जो है बेटा कहां से गुजर रही है? इसके प्रकाशिक केंद्र से। और जो किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है वो अपने पथ से विचलित नहीं होती। तो कैसे गुजर गई बेटा? सीधी आपके पास। यहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा ए डैश और बी डैश। तो ये तो कहलाता है बेटा आपके पास बिंब, और ये कहलाता है क्या है? प्रतिबिंब आपके पास। ध्यान दीजिए, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की जो दूरी होती है उसको हम दर्शाते हैं बेटा यू से। प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी। प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को हम दर्शाते हैं बेटा एफ से। और प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को हम दर्शाते हैं बेटा वी से। ये पॉइंट तो आपको याद ही रखने हैं कि वस्तु की दूरी यू होगी, फोकस की दूरी एफ होगी, और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? वी। अब हमें जो समझना है वो ये है कि इन दूरियों के बीच चिन्ह होते हैं। कई बार ये दूरियां पॉजिटिव लिखी जाती है, कई बार ये दूरियां नेगेटिव लिखी जाती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने का एक ही रूल है। यदि आप दूरी का मापन करते समय आपतित किरण की दिशा में जा रहे हो तो वो दूरी आपके पास पॉजिटिव होगी, और यदि दूरी का मापन करते समय आप लोग आपतित किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हो तो वो दूरी कैसी होगी बेटा? आपके पास नेगेटिव होगी। ध्यान देना, कहना क्या चाहता हूं, यदि लेंस है, कौन है बेटा? लेंस। तो दूरी का मापन जो है वो कहां से करना है? प्रकाशिक केंद्र से करना है। और अगर ये दर्पण है या फिर वक्रीय पृष्ठ है तो वहां पे आपके पास क्या होगा? ध्रुव होगा। तो दूरी का मापन कहां से होगा बेटा? ध्रुव से होगा आपके पास। जैसे कि ये लेंस है तो यहाँ दूरियों का मापन कहां से करना है? प्रकाशिक केंद्र से। ये जो किरण है ये है बेटा आपकी कौन सी? आपतित किरण। कौन सी किरण है? आपतित किरण। तो आपतित किरण इस दिशा में जा रही है आपके पास। आप प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की ओर जाएंगे। जब प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की ओर जाना है तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा, और चूंकि विपरीत दिशा में जा रहे हैं इसलिए यहां पर इस वस्तु की दूरी कैसी आएगी बेटा? नेगेटिव। ठीक है। दूसरा देखो, मुझे प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक जाना है। जब मुझे प्रकाशिक केंद्र से फोकस की ओर जाना है तो आपतित किरण इस दिशा में जा रही है और मैं भी इसी दिशा में जा रहा हूं आपके पास, इसलिए ये फोकस कैसा आएगा सर? पॉजिटिव। इसी प्रकार से अगर आपको आपतित किरण की दिशा से कहां जाना है, प्रकाशिक केंद्र से कहां जाना है? प्रतिबिंब की ओर। जब मैं प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की ओर जाऊंगा तो आपतित किरण की दिशा में रहूंगा, इसलिए ये V यहाँ कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव। तो आपको ये चिन्ह समझ में आएंगे।
किसको नेगेटिव लेना है, किसको पॉजिटिव लेना है। साथ ही दो चीज और याद रखो, मुख्य अक्ष के ऊपर जो ऊंचाइयां नापते हो, जैसे कि ये बिंब की ऊंचाई को मैं लिखूंगा h से, और ये h मुख्य अक्ष के क्या है बेटा, ऊपर, इसलिए h को क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव। इसी तरीके से प्रतिबिंब की ऊंचाई को लिखते हैं बेटा h डैश। प्रतिबिंब की ऊंचाई मुख्य अक्ष के कहाँ है बेटा, नीचे, इसलिए इस ऊंचाई को क्या लिखेंगे बेटा, नेगेटिव। चलो एक और एग्जांपल देता हूं जहां आपको चिन्ह परिपाटी लगाने को मिलेगी। ये आपके पास बेटा अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, और ये इसका मुख्य अक्ष, केंद्र बिंदु क्या कहलाएगा बेटा, इसका ध्रुव कहलाएगा आपके पास। मान लेते हैं यहाँ कोई वस्तु रखिए ए और बी, ये इसका है वक्रता केंद्र आपके पास। वक्रता केंद्र क्या होता है समझ लीजिए कि ये जो अवतल दर्पण है ये किसी गोले का हिस्सा रहा होगा, उस गोले का जो केंद्र है वही केंद्र क्या कहलाता है बेटा, आपका वक्रता केंद्र। क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इसके प्रतिबिंब का निर्माण करना है, तो कैसे करेंगे। यहां से क्या होगी बेटा, एक किरण मुख्य अक्ष से क्या जाएगी, समांतर, और एक किरण कहां से गुजरेगी बेटा, वक्रता केंद्र से। जो किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है वो अपने पथ से विचलित नहीं होती, पुनः उसी पथ पे लौट जाती है आपके पास। ठीक है, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई तो ये किरण कहां से गुजरेगी बेटा, फोकस से। अब देखो ये किरण और ये किरण एक दूसरे को यहाँ काटेंगे तो यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होगा ए डैश बी डैश। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो दिशा है ये दिशा है किसकी, आपतित किरण की। किसकी दिशा है, आपतित किरण की। ये आपका क्या है बेटा, ध्रुव। ध्रुव से कहां जाओगे, फोकस की ओर। जब ध्रुव से फोकस की ओर जाओगे तो आपतित किरण के विपरीत जाना पड़ेगा, इसलिए इसकी फोकस दूरी कैसी, नेगेटिव। ये ध्रुव से कहां जा रहे हैं सर, प्रतिबिंब की ओर। प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी सर, -b। ध्रुव से कहां जा रहे हो बेटा, वक्रता केंद्र की ओर, कितना होगा, -r। और ध्रुव से कहां जा रहे हो बेटा, आपके पास बिंब वस्तु की ओर, ये कितना होगा सर, -u आपके पास। एक बार यहां तक आप स्क्रीनशॉट लें। ध्यान दीजिए बेटा, हमें क्या ज्ञात करना है, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसके लिए क्या किया बेटा, हमने गोलीय पृष्ठ ले लिया। ठीक है, ये मेरा गोलीय पृष्ठ है। ये पूरा जो गोलीय पृष्ठ है बेटा किसका बना है, कांच का। ठीक है, बाहर कौन है बेटा, वायु। अगर ये वायु है तो ये कैसा माध्यम है, विरल। और अगर ये कांच है तो ये इसके सापेक्ष कैसा माध्यम है बेटा, सघन। ठीक है, इस गोलीय पृष्ठ का ये क्या है बेटा, मुख्य अक्ष। ये कौन है, मुख्य अक्ष। ये इसका मध्य बिंदु क्या कहलाएगा बेटा, ध्रुव। ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लोग, ये इसका वक्रता केंद्र मान लेते हैं आपके पास C। हमने यहाँ पे एक बिंदुवत बिंब रखा, कैसा है, बिंदुवत बिंब है, मतलब हमारी वस्तु कैसी है, एक बिंदु के आकार की है। मुझे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, तो वस्तु का प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से कम कितनी किरणें चाहिए बेटा, 2। एक किरण जो है बेटा आपके पास कहां से गुजरती है, मुख्य अक्ष से। जो किरण मुख्य अक्ष से गुजरती है वो किस पे आपतित होती है बेटा, वक्रता केंद्र पे। ध्यान देना यहाँ पे आप लोग, अभिलंब बनाने के 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके बेटा, 2। अगर मान लीजिए ये कांच की पट्टिका है और कोई किरण तिर्यक रूप से आपतित होती है तो ये कहलाता है बेटा आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु जो है वो समतल पृष्ठ का एक हिस्सा है आपके पास। जब आपतन बिंदु समतल पृष्ठ का हिस्सा हो तो अभिलंब उस पृष्ठ का लंबवत मान होता है। ये क्या कहलाता है बेटा, अभिलंब। ये अभिलंब तब निर्माण कर सकते हैं जब पृष्ठ कैसा हो, समतल। परंतु मान लीजिए आपके पास ये है, ये वक्रीय सतह है और ये किरण यहाँ आपतित हुई,
तो इस बार ये जो आपतन बिंदु है ये समतल पृष्ठ का हिस्सा नहीं है, ये आपतन बिंदु वक्रीय पृष्ठ का हिस्सा है। जब आपतन बिंदु वक्रीय पृष्ठ का हिस्सा हो तो आपके पास अभिलंब का निर्माण कैसे होगा कि आपतन बिंदु व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या बनेगी इस बार बेटा, अभिलंब। और ध्यान दीजिए जो किरणें अभिलंब पे आपतित होती है वो अपने पथ से कभी विचलित नहीं होती। तो देखो ये जो बिंदु P आपके पास है ना बेटा, ये वक्रीय पृष्ठ का हिस्सा है, तो यहाँ पे अभिलंब कैसे बनाएंगे सर, आपतन बिंदु व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या बनेगी, अभिलंब। अर्थात ये किरण जो है वो अभिलंब पर आपतित हुई, इसलिए अपने पथ से विचलित नहीं हुई और कैसी निकल गई बेटा, सीधी। ये तो एक किरण हुई आपके पास। दूसरी किरण जो है वो इस पृष्ठ के ऊपर तिर्यक रूप से आपतित होती है। मान लीजिए ये आपतन बिंदु कितना आपके पास M। अब ये किरण वास्तविकता में जाना कैसे चाहती है सर, सीधा आपके पास। सबसे पहले यहाँ अभिलंब का निर्माण करना होगा मुझे, तो आपतन बिंदु जो है वो इस वक्रीय पृष्ठ का हिस्सा है, इसलिए आपके पास आपतन बिंदु व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी बेटा, अभिलंब। आपको पता है कि ये किरण जो है वो विरल माध्यम से कहां जा रही है बेटा, सघन माध्यम के अंदर आपके पास। वेट, देखो बेटा एक्चुअली में क्या देखना पड़ता है कि फोकस कहीं लूज तो नहीं हो गया। अभी जैसे पहले पढ़ा था वो 7 मिनट का जो वीडियो है उसमें फोकस खत्म हो गया तो थोड़ा ब्लर दिखता है। फिर कहाँ था मैं, मैंने कहा था कि ये किरण जो है वो विरल माध्यम से कहां जाना चाहती है, सघन माध्यम में। और आपको पता है कि अपवर्तन के नियम के अनुसार जब किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। देखो ये किरण का सीधा पथ है और ये मेरा अभिलंब है, इसको अभिलंब की ओर झुकाना है, मतलब किरण कहाँ आएगी सर, नीचे। तो ये हो गई बेटा आपके पास अपवर्तित किरण। ये तो कौन सी है, आपतित किरण। और ये वाली किरण कौन सी है सर, अपवर्तित किरण आपके पास। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए अभिलंब व आपतित किरण के मध्य का कोण कहलाता है आपतन कोण। अभिलंब व अपवर्तित किरण के मध्य का कोण कहलाता है अपवर्तन कोण। कितना हो गया बेटा आपके पास, R। ध्यान दो, फोकस करो थोड़ा सा। यहां पर अगर मैं स्नेल का नियम लगाना चाहूं, जैसे कि ये विरल माध्यम है तो इसका अपवर्तनांक मैं n1 मान लेता हूं, और ये सघन माध्यम है इसका अपवर्तनांक कितना मान लेता हूं, n2। अर्थात मेरी किरण n1 से कहां जा रही है बेटा, n2। तो मैं क्या लिखूंगा, आपतन बिंदु पर स्नेल के नियमानुसार जो आपतन बिंदु है आपके पास, इस पे मैं किसका नियम लगा रहा हूं बेटा, स्नेल का। क्या कहता है स्नेल का नियम आपको, स्नेल का नियम ये कहता है कि इस आपतन बिंदु पर जो आपके पास इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है कितना, n1, और इस आपतन कोण की जो साइन फॉर्म है डेट इज कितनी, साइन आई, इन दोनों का गुणा बराबर होगा किसके, दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक n2 व दूसरे माध्यम में जो कोण बन रहा है उसके साइन r के मान के। तो ये हमने किसका नियम लगा दिया बेटा, स्नेल का नियम आपके पास। अब हम जानते हैं ऐसा लिखा जा सकता है, जानते हैं यदि साइन थीटा छोटा हो तो साइन थीटा का मान लगभग बराबर होता है किसके, थीटा के। अर्थात साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है बेटा, थीटा। इसी तरीके से अगर साइन आई छोटा होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई। n2 एज इट इज, साइन आर छोटा होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, आर। ये बनेगा हमारा समीकरण नंबर 1। यहां मुझे आई व आर के मान ज्ञात करने हैं, वो भी उनकी प्रकाशिक दूरियों के सापेक्ष। तो ध्यान दे बेटा यहाँ पे आप लोग, ये आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसको मैंने क्या मान लिया, अल्फा। अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसको मैंने मान लिया बीटा। और ये जो अभिलंब मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनाता है उसको मैंने मान लिया क्या, गामा। ठीक है,
आपने 10th क्लास में ज्योमेट्री का एक रूल पढ़ा होगा कि मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये कौन है θ1, ये कौन है θ2 और ये कौन कितना है θ3। तो त्रिभुज का नियम ये कहता है कि दो आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के मान के क्या होता है बराबर, अर्थात θ1 प्लस θ2 बराबर कितना होगा θ3। यही प्रॉपर्टी मैं 2 बार अप्लाई करने वाला हूँ। देखो मुझे यहाँ कुछ त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, ये बिंदु O मान लिया मैंने, तो मुझे त्रिभुज दिखाई दे रहा है OMC, OMC, इस वाले त्रिभुज की बात करो तो ये त्रिभुज कुछ इस तरीके से बना हुआ है आपके पास, ठीक है। देखो ये वाला कोण कितना दे रखा सर आपने I, ये है अल्फा और ये कितना है सर गामा, ये है OMC आपके पास। त्रिभुज OMC के अंदर मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, तो ये दोनों मेरे आंतरिक कोण है और ये मेरा कैसा है बाह्य कोण। तो मैं क्या लिख सकता हूं I बराबर होगा अल्फा प्लस गामा। ठीक इसी प्रकार से क्या करेंगे बेटा हम लोग आपके पास R के साथ लिखेंगे, इसके लिए त्रिभुज काम में लिया जाएगा बेटा MC और ये प्रतिबिंब था इसलिए मैंने इसको I लिख दिया, MCI आपके पास। तो त्रिभुज है MCI, ये MCI त्रिभुज बेटा कुछ इस तरीके से बना हुआ है ऐसे। ये कौन कितना है सर I है, नहीं R है सर, R सुधरो जाओ सुधरो। ये कितना है गामा और ये कितना है सर बीटा। ये आपके पास है MCI आपके पास। अब देखो त्रिभुज MCI क्या कहता है कि ये बाहरी कोण है और ये दोनों कैसे कोण है इसके आंतरिक कोण। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं आपके पास सर R प्लस बीटा बराबर क्या होगा गामा। यहां से मुझे किसका मान चाहिए सर R का, R बराबर होगा गामा माइनस बीटा। अब देखो समीकरण 1 में I का मान रखेंगे अल्फा प्लस गामा और इसी में R का मान क्या रख देंगे गामा माइनस बीटा। तो आपका सूत्र क्या बनेगा आपके पास बेटा मान रखने पर, तो ये हो जाएगा N1I, I का मान कितना है अल्फा प्लस गामा बराबर, ये हो जाएगा बेटा कितना आपके पास N2 और आपके पास R का मान कितना है सर, R का मान है गामा माइनस बीटा, ठीक है आपके पास। ऐसा करो कि N1 N2 को अंदर गुना कर दो, तो N1 अल्फा प्लस N1 गामा बराबर N2 गामा माइनस ऑफ N2 बीटा, ठीक है। अब ऐसा करते हैं बेटा गामा वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं और बीटा वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं आपके पास। तो देखो ये प्लस गामा है बराबर क्यों दे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो N1 अल्फा इसको उधर लेके आओ प्लस का N2 बीटा बराबर N2 गामा और ये इधर जाएगा तो सर माइनस का N1 गामा आपके पास, ठीक है। यहां से लिख सकते हैं N1 अल्फा प्लस N2 बीटा इक्वल टू गामा कॉमन है N2 माइनस N1, ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब देखो इस समीकरण नंबर 2 में अगर मैं अल्फा बीटा और गामा के मान रख दूं तो जो सूत्र मुझे चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। अब अल्फा बीटा गामा कैसे प्राप्त होंगे, उसके लिए आपको संरचना में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। आपको M से मुख्य अक्ष पे क्या डालना पड़ेगा एक लंब, और ये लंब कहाँ गिरेगा बेटा P डैश पे। ध्यान दो मैं एक बात कह सकता हूं, अगर ये जो वक्रीय पृष्ठ है ये बहुत क्या हो छोटा तो ये P और P डैश दोनों एक ही जगह पे गिरेंगे। कैसे समझना, मान लो मेरा वक्रीय पृष्ठ, ये मेरा वक्रीय पृष्ठ इतना सही है आपके पास, ठीक है। ये मुख्य अक्ष की किरण ऐसे आई, अब यहां से लंब डालो तो देखो ये P बिंदु इस P डैश के बहुत ज्यादा क्या होने वाला है समीप होने वाला है। अर्थात मैं यहाँ पे एक बात लिख रहा हूं कि P और P डैश दोनों एक ही बिंदु माने जाएंगे आपके पास, ठीक है। अब देखो अगर अल्फा बीटा और गामा निकालना है तो इनके साथ बनने वाले समकोण ढूंढने पड़ेंगे। तो ध्यान दीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, क्या है एक समकोण त्रिभुज। उससे पहले हमें प्रकाशिक दूरियां लिख लेते हैं। ये कौन है सर ध्रुव, ये कौन है वस्तु
ध्रुव से जब वस्तु की ओर जाएंगे तो ये आपतित किरण की दिशा है, इसके क्या जाना पड़ रहा है, विपरीत, इसलिए दूरी कितनी हो जाएगी, माइनस का u। ये कौन है, ध्रुव, ये कौन है, वक्रता केंद्र। यहां जाएंगे तो आपतित किरण की दिशा में जाना पड़ेगा, इसलिए ये हो जाएगा बेटा प्लस का r। ये कौन है, ध्रुव, ये कौन है, प्रतिबिंब। ध्रुव से प्रतिबिंब की ओर जाएंगे, आपतित किरण की दिशा में होंगे, इसलिए ये दूरी कितनी होगी बेटा, प्लस का v। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मुझे एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज है OMP। OMP, मैंने बोला ना कि P और P डैश दोनों एक ही बिंदु है, इसलिए त्रिभुज में तो P डैश आ रहा है, लेकिन उसको मैं क्या मान रहा हूं, P आपके पास। अब ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में आप क्या निकाल सकते हो बेटा, tan। अब बताओ इस त्रिभुज के अंदर कोण क्या बन रहा है, अल्फा। तो यहां मैं गणना करूंगा tan अल्फा की, और tan अगर बहुत छोटा हो तो वो थीटा के बराबर हो जाता है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा ना, साइन थीटा बहुत छोटा है तो वो थीटा बन जाता है। ऐसे ही tan थीटा बहुत छोटा हो तो उसको भी क्या लिखा जा सकता है बेटा, थीटा। तो tan अल्फा बहुत छोटा होगा, इसको क्या मान लेंगे, अल्फा। बताओ tan होता क्या है सर, tan होता है लंब बटा आधार। तो इस त्रिभुज में बात करो, लंब कितना है सर, MP, लंब कितना है, MP, और आधार का मान कितना है, माइनस का u। तो ये हो जाएगा बेटा MP अपॉन माइनस u। इसी प्रकार से मुझे त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये तो अल्फा का मान हुआ। देखो बीटा के मान के लिए ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे, ये मेरा क्या है, समकोण त्रिभुज, नाम हो जाएगा MPI। MPI यहां गणना करेंगे बेटा tan बीटा की। tan बीटा बहुत छोटा होगा, इसको क्या मान लेंगे, बीटा। tan क्या होता है सर, tan होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, MP, और आधार कितना है सर इसका, PI। PI की वैल्यू कितनी है, V। ये हो जाएगा बेटा MP बट्टे में V आपके पास। ठीक है, ये इसका मान हो गया। इसी प्रकार से त्रिभुज आपके पास दे रखा है जिससे हम गामा निकालेंगे, वो है MPC। तो मैंने बोला त्रिभुज MPC आपके पास, त्रिभुज MPC में हम क्या निकालेंगे, tan गामा, और बहुत छोटा होगा तो इसको क्या मान लिया जाएगा बेटा, गामा। अब tan क्या होता है सर, लंब बटा आधार। लंब कितना है, MP, आधार का मान कितना दे रखा है, R। ये हो जाएगा बेटा MP बट्टे में R। देखो मेरे पास अल्फा के मान आ गए, बीटा के मान आ गए, गामा के मान आ गए। ये तीनों मान मैं समीकरण 2 में रख दूंगा। तो मैंने लिखा समीकरण 2 में मान रखने पर, अब समीकरण 2 में जब मैं मान रखूंगा तो क्या मान आएगा आपके पास, n1 तो एज इट इज, अल्फा का मान कितना सर, MP बट्टा माइनस का u, प्लस n2 एज इट इज, बीटा का मान कितना है, MP बट्टे में v, बराबर गामा, गामा का मान कितना है, MP बट्टे में r, n2 माइनस n1। यहां देखो MP और MP दोनों में कॉमन है, तो MP को बाहर निकाल दो। यहां क्या बच गया बेटा, n2 बट्टे में v। यहां क्या बच रहा है, माइनस का n1 बट्टा u, माइनस का n1 बट्टा u, बराबर कितना, MP बट्टे में r, n2 माइनस n1। MP से MP कट जाएगा, तो मुझे जो सूत्र प्राप्त होगा वो सूत्र क्या होगा बेटा, n2 बट्टा v माइनस n1 बट्टा u इक्वल टू n2 माइनस n1 बट्टे में r। n2 बट्टा v माइनस n1 बट्टा u बराबर n2 माइनस n1 बट्टे में क्या, r। ये सूत्र आपको अपवर्तन का तब प्राप्त होगा जब किरण, कौन, किरण कहां से कहां जा रही है बेटा, n1 माध्यम से n2 माध्यम में गमन कर रही हो, तब सूत्र ये रहता है। इसका उल्टे सूत्र की भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसका मतलब किरण n2 माध्यम से कहां जा रही हो, n1 में, तब इस सूत्र में क्या चेंज करना है, यदि किरण n2 से कहां जा रही हो, n1 में। तो बड़ा आसान है कि
जहां n2 है वहां n1 रख देंगे और जहां n1 है वहां क्या रख देंगे n2। तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, n1 बट्टा v माइनस n2 बट्टा u बराबर n1 माइनस n2 बट्टे में r। ये दोनों सूत्र आपको काम में आएंगे जब आप लेंस मेकर सूत्र की क्या करेंगे बेटा, उत्पत्ति। आज का लेक्चर यही खत्म है बेटा, इसके बाद नया लेक्चर आएगा। लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही फ्रेंड सर्कल में बेटा इसको क्या करें, शेयर आउट करें। थैंक यू।